नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी इस्तीफों की झड़ी, तैयारी बड़ी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीते 5 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। अब इन सांसदों के इस्तीफा देते ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल सीएम बनने की रेस में हैं। हालांकि इन इस्तीफों पर पार्टी का अपना ही तर्क है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इन सांसदों के इस्तीफे बीजेपी की किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा हैं, और आखिर 5 सांसदों के इस्तीफे के क्या मायने निकाले जाएं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के 5 सांसदों का इस्तीफा। मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विधानसभा चुनाव लड़े 7 में से 5 बीजेपी सांसदों ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये वो सांसद है जिन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। अब इन सांसदों का इस्तीफा कई मायनों में अहम है, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बहस छिड़ गई है। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर भी है कि अब इन सांसदों को मध्य प्रदेश में क्या जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है। हालांकि सांसदों के इस्तीफे को अलग नजरिए से देख रही है। हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है वो सब मिलकर एक संगठन के रूप में तय करेंगे कि कौन होगा हमारा अगला मुख्यमंत्री। हमारी पार्टी में इतने सारे दिग्गज नेता जीत के आए हैं जो पूर्व में सांसद हुआ करते थे, तो चूंकि वो सांसद थे और नियमावली अनुसार अब वो विधायक बन गए हैं, उन्होंने आज इस्तीफा दिया है अपना दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सांसद राव उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह और रीति पाठक ने इस्तीफा दिया है। इनमें से 2 से 3 चेहरे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। सीएम तो कोई एक ही बनेगा, बाकी नेताओं का क्या होगा? दरअसल चुनाव से पहले अटकलें ये थी कि जहां से सांसद जीतेंगे वहां फिर से उपचुनाव करवा लेंगे, यानी वो सांसद ही रहेंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। खैर, कुछ दिनों के बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि नेताओं को पार्टी कहां और कैसे एडजस्ट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादर टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है नायडू जी आपका अनादि टीवी में। नायडू जी, जिस दिन इन सारे तमाम नेताओं को आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? आवाज नहीं आ रही जी, आपकी आ रही है, मैं दिखवाता हूँ आपको। तो मैं आऊँगा आपके पास दोबारा जब तक। तो ब्रजेश जी, जो अब उम्मीद थी कि जब मैदान में उतारा है तो जाहिर सी बात है। मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आपकी आ रही नायडू जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। तो नायडू जी, आप ही के पास कि जब इन सांसदों को मैदान में उतारा था 7, तब ये तय था कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो या तो सांसद ही छोड़ना पड़ेगी या तो विधायक का छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य है और उसमें जिस हिसाब से इन 5 सांसदों ने सांसद ही छोड़ी है। लेकिन दिलचस्प ये है कि जो 2 केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, उन्होंने अभी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए? क्या मध्य प्रदेश में कोई नया चेहरा सामने आएगा या केंद्र की एक नई रणनीति पर काम कर रहा है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रहलाद पटेल जी ने कहा है कि वो कुछ ही देर में शायद मंत्री पद से भी इस्तीफा देने वाले। जी, ऐसी खबरें हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है। जी हाँ, हुआ नहीं है, लेकिन ये संभव है, हो सकता है उनके पास थोड़ा वक्त हो। और देखिए, एक चीज मुझे लगती है कि कुछ परिवर्तन की गुंजाइश नजर आ रही है। और अगर हम लोग एक एक कैंडिडेट को देखें जी, प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो करीब करीब उतना ही तजुर्बा रखते हैं, उससे बल्कि ज्यादा ही रखते होंगे जितना राज्य का सांसद के तौर पे। तो ये संभव है कि वो मतलब उनका भी नंबर मतलब एक उम्मीदवार के तौर पे कह सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
मध्य प्रदेश की भी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए एक चीज और होगी, ये हम लोगों को जान लेना जरूरी है कि कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है और के चलते वहां केंद्र में कितने मंत्री पद खाली हुए हैं, कितने सांसदों के पद खाली हुए हैं। तो उसमें एक चीज मुझे लगती है कि ये संभव है कि कुछ लोगों को यहाँ से भी जाना पड़े मध्य प्रदेश से, और ये संभव है कि खुद शिवराज जी भी, जैसे वो कहते भी आ रहे हैं कि नहीं वो अभी दौड़ में नहीं है मुख्यमंत्री पद की, तो ये संभव है कि ये बदलाव हो। और ये लेकिन आपको लगता है जो नेता कहते हैं दौड़ में नहीं है, तो सर वो ये बता देते कि मैं भी हूँ, वो खुद कहें ना कहें, लेकिन ये कह देने में एक फायदा ये रहता है कि आप अगर नहीं है भी और वहां चले गए तो फिर ये कहने के लिए हो जाता है कि नहीं साहब मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं दौड़ में नहीं हूँ जी। लेकिन एक चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आज की परिस्थिति में वहाँ जो मंत्री पद खाली हुए हैं या हो रहे हैं, उनमें यहाँ से भी अगर किसी को जाने की जरूरत पड़ती तो शिवराज जी स्वाभाविक है कि यहाँ उनमें से पहले व्यक्ति होंगे। और दूसरी चीज ये है कि अन्य नेताओं का जहां तक प्रश्न है, जैसे विजय वर्गीय जी हैं या नरेंद्र तोमर जी भी हैं, बात तो इन पे भी हो रही होगी, लेकिन ये है कि एक खास बात जो मुझे महसूस होती है, हो सकता है मैं सही हूं या ना हूं अभी कह नहीं सकता, लेकिन देखिए उमा भारती का जो अभी जो समीकरण बना है नेतृत्व के साथ में पार्टी के या बिगड़ा है, उसको देखते हुए किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उस जगह को खाली कर सके, उस पॉलिटिकल स्पेस को भर सके, और वो हैं प्रहलाद पटेल जी। वो उनके पार्टी के सदस्य भी रहे थे जब वो भारतीय जनशक्ति पार्टी जब बनाई गई थी उसमें भी चले गए थे। और जाति का भी प्रश्न है, जहां तक जाति का सवाल है, वो भी वो करीब उसी पार्टी उसी समुदाय से आते हैं, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि उनका एक दावा मजबूत होता नजर आता है इस बारे में। हाँ, जहां तक नरेंद्र सिंह तोमर साहब का सवाल है, ये महसूस किया जा रहा है कि जो मामले उठे थे अभी उनको लेके, उनके पुत्र को लेके, उसके चलते यहाँ पे कितनी टीका टिप्पणी होगी, उनकी कितनी आलोचना होगी, उसको देखते हुए ये अगर हो सके कि उन्हें केंद्र में ही रखा जाए तो ये भी संभव है। जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, अब तो 2 लोग तो हार ही गए, कुलस्ते और गणेश सिंह जी, तो वो शायद मंत्री पद तो बने रहें जब तक संभव है। कुल मिला के ये स्थिति बनती नजर आ रही कि प्रहलाद सिंह पटेल का नाम काफी आगे है। कुछ लोगों ने इस बार का संकेत दिया था कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां दौड़ में हैं और वो भी चाह रहे हैं कि आ जाएं, लेकिन ये सब चीजें जो है ये सुनी सुनाई बातों पे कितना भरोसा किया जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। उनका भी मतलब खासतौर से अगर प्रदर्शन देखा जाए तो उनके अपने साथियों में से काफी हार चुके हैं। उन्होंने उनके जिले में काफी या उनके क्षेत्र में काफी लोग जीते हैं, लेकिन उनके अपने समर्थकों में कितने आगे आए हैं, कितने रह गए हैं, ये देखने वाली बात है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी तुरंत उनका नाम दौड़ में शरीक है। और जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय का सवाल है, हो सकता है उनके बारे में विचार किया जा रहा हो, लेकिन अभी ये कह नहीं सकते कि कितना सही है और कितना गलत है। तो ब्रजेश जी, विचार तो किया जा रहा है, और अकेले मध्य प्रदेश में नहीं, हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी 2 सांसद जो जीते हैं उनके इस्तीफे हुए हैं, राजस्थान में भी हमने देखा हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सवाल ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इस्तीफे इसलिए हुए हों कि सारे मंत्री या मुख्यमंत्री पद की दौड़ में। एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि अगर आज ये चुनाव जीतने का दिन को इधर विधायक पद से इस्तीफा दिलाया जाता है तो आपको फिर एक उपचुनाव में जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि संसद के चुनाव 6 महीने के भीतर होना है, तो वहाँ से इस्तीफे के बाद वहाँ अभी फ़िलहाल कोई चुनाव की स्थिति बनेगी नहीं। दूसरा कि तब तक ये मध्य प्रदेश में रहें और लोकसभा के हिसाब से पार्टी को मजबूत करें, कहाँ कमियाँ हैं। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, क्योंकि इनमें अगर प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, राकेश सिंह को छोड़ दें तो नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज मंत्रिमंडल और बाबूलाल गौर मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। 2 बार वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार के सांसद हैं, विधायक के पार्षद रह चुके हैं। तो शिवराज के साथ काम करने में भी उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो नाम है कैलाश विजयवर्गीय का, कि अगर उनको हो सकता है उनको भी बड़े मंत्री पद बना के कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि वो उमा भारती के साथ भी मंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। रीति पाठक दूसरी बार की सांसद है, महिला चेहरा है और विंध्य से आती, हो सकता है मंत्रिमंडल में उनको कोई अच्छी प्रमुख भूमिका मिल जाए।
देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो है कि सांसदों ने इस्तीफे क्यों दिए, जो कि स्वाभाविक थे और देना ही था। आपने भी बताया है कि तुम लोकसभा में यदि इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, तो वहाँ उपचुनाव नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव की तारीख नज़दीक है, समय 6 महीने से कम का है। यदि विधानसभा में देंगे तो निश्चित तौर पर अभी होगा, लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है भविष्य में वो लोकसभा चुनाव भी लड़ें। बिल्कुल। रही बात के सारे सांसद जितने भी बड़े लोग लड़े हैं, ये भी गारंटी नहीं है इस बात की भी कि सांसद हैं आप और बड़े नेता हैं तो आपको मैदान में उतार दिया है तो आप सीएम पद के दावेदारी हो गए हैं या सीएम पद आपको दिया ही जाएगा। दावेदारी निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय भी कर रहे हैं, दावेदारी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं। जीतता है तो जो भी जीतता है और कुछ पर्दे के पीछे से भी दावेदारी कर रहे होंगे। जैसे गोपाल भार्गव का पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैं भी सीएम बन सकता हूं, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि एक दिन आप सीएम बनोगे, बड़े पद पर जाओगे। तो देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं वो तो इन सांसदों की कर रहे हैं, क्योंकि बड़े नेता थे, इनको दिग्गजों को मैदान में उतारा था। और जैसी बीजेपी ने रणनीति बनाई थी कि इन दिग्गजों को मैदान में उतारने के मनसा ही उनकी ये थी कि हर तरफ ये हो कि हमारा नेता सीएम बनेगा। उसका फायदा मिला। जिस तरह से छिंदवाड़ा में हमने देखा, सबको पता था कि कमलनाथ ही सीएम बनेंगे यदि कांग्रेस सत्ता में आती है या बहुमत मिलता है उसको। तो आप देखिए, सातों के साथ वो सीट जीत गए। यदि इन दिग्गजों को उतारा था, जो रणनीति थी बीजेपी की, अमित शाह की, वो सफल हुई है। उनके आसपास की सीटें वो जीत गए हैं। बिल्कुल। तो लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सीट जीत गए हैं तो वो वरिष्ठ हैं और इस आधार पर उनका दावा बनता है कि वो शिवराज सिंह के साथ थे या शिवराज सिंह चौहान से वरिष्ठ हैं। इस आधार पर प्रहलाद पटेल का दावा बन जाए, तब भी दावेदार हाँ, नहीं, क्योंकि अगर बड़े नेता हो तो ये आपकी स्वाभाविक दायित्व है बिल्कुल। तो ये आपका वो नहीं है। यदि यही दावा है तो फिर तो आपको वसुंधरा को बनाना पड़ेगा। वो तो 45 विधायकों से मिल भी चुकी हैं और सर्वाधिक उनके समर्थक भारती को नहीं हटाते। हाँ बिल्कुल। और यदि यही दावा है तो आप शिवराज सिंह चौहान को नहीं हटा सकते हो, क्योंकि सर्वाधिक तो उनके समर्थक जीते हैं। यदि आप विधायक दल का एक तरह से बहुमत मांगोगे तो मुझे लगता है आज भी शिवराज सिंह चौहान पर मोहर लग जाएगी। तो ये कोई मापदंड नहीं है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी चौंकाने वाले निर्णय ले रही आज की बीजेपी कि आप वरिष्ठ हैं और आपका हक बनता है तो आपको दे दिया। लेकिन हमने देखा है कि अब वैसी परिस्थितियां नहीं है। ये दिग्गज हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं को ऊपर बिठाया जाए। हो सकता है अंतिम पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठा हो जिससे राजनीतिक समीकरण साधे जा सकते हों, जिससे भविष्य में वोट बैंक कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिससे लोकसभा चुनाव में एक मैसेज दिया जा सकता है। क्या रामनाथ कोविंद के बारे में किसी ने सोचा था या समझा था कि वो राष्ट्रपति पद पे बन जाएंगे? क्या आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपने कल्पना की थी कि वो राष्ट्रपति बन जाएंगे? ये सब एक वोट बैंक को साधने के लिए अलग रणनीति के तहत बीजेपी काम करती है। और उसी के तहत हमने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश के परिणाम आए थे तो किसी ने योगी आदित्य नाम का तो नाम ही नहीं था ना। बिल्कुल। मनोज सिन्हा तो पूजन करने चले गए थे। मनोज सिन्हा पूजन करने, और ये कहा गया था कि उनको संकेत हो गए। लेकिन अंतिम समय में आप देखिए योगी आदित्यनाथ बाजी मार ले जाते हैं, लोकसभा से इस्तीफा देते हैं और फिर वो विधायक बन जाते हैं उपचुनाव। तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सिंधिया नहीं लड़े हैं तो वो बनेंगे नहीं। ये तो दो लोगों को पता है कि कौन बनेगा मनोज जी। मैं तो नड्डा जी को भी खारिज कर देता हूं। अमित शाह को पता है, नरेंद्र मोदी को पता है कि किसको बनाना है और किस हिसाब से बनाना है, अगली रणनीति क्या है उनकी। दावे अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि यदि लोकसभा हिसाब से हम जिस तरह से समीक्षा कर रहे हैं, जिस तरह से नायडू जी कर रहे हैं कि कौन बन सकता है, यदि हम इस आधार पर जाएं तो आज भी मुझे लगता है कि प्रबल दावेदार तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं। उन्हें बनाया जा सकता है लोकसभा तक, लोकसभा के बाद हटाया जा सकता है। बीजेपी में भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे शिवराज सिंह चौहान से लेकर अन्य नेता हों, उमा भारती को छोड़ दीजिए, वो एक प्लानिंग के तहत उनको हटाया गया था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से कहेंगे, जिस तरह से बाबूलाल गौर को बुलाकर कहा कि इस्तीफा दे दीजिए, उन्होंने दे दिया। शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा के बाद यदि बुलाकर कहेंगे इस्तीफा दे दीजिए तो निश्चित तौर पर ना नुक्कर नहीं होगी। येदियुरप्पा को देखा हमने, दिल्ली आए और इस्तीफा जाकर सौंप दिया। तो बीजेपी में जो अनुशासन है, मुझे लगता है किसी को भी बना देंगे, कहीं कोई शोर शराबा नहीं होगा। जो उन्होंने कह दिया उस पर अमल होगा। वो कैलाश विजयवर्गीय पे मोहर लगा दें, वो हारे हुए पे फग्गन सिंह कुलस्ते पे मोहर लगा दें, वो सिंधिया पे लगा दें, वो शिवराज पे लगा दें, वो नरेंद्र सिंह तोमर पे लगा दें, तो कहीं ना कहीं कोई शोर शराबा होने वाला नहीं। लेकिन जो हम नफा नुकसान की बात कर रहे हैं, जो नायडू जी भी कह रहे हैं कि उनके बेटे का ऑडियो वायरल हुआ था, तो निश्चित तौर पर ये प्रहलाद पटेल पे भी लागू होता है ना। वो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, बाद में उनको राज्य मंत्री बना दिया गया। बिल्कुल। तो आप देखिए कि प्रहलाद पटेल कोई वो नहीं है, उनको डिमोशन किया गया था तो कहीं भी शोर शराबा नहीं हुआ। तो यदि नरेंद्र सिंह तोमर को बनाएंगे तो ये भी जो भी रणनीति होगी, जिसको भी बनाएंगे, वो लोकसभा को देखकर बनाएंगे। निश्चित तौर पर लोकसभा में नरेंद्र मोदी चेहरा है, लेकिन मध्य प्रदेश में मेहनत कौन करेगा? क्या वो अपनी मेहनत से, अपने उससे कि 2% आधा % वोट बैंक बढ़ा सकता? इसमें सिर्फ एक शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मेहनत कर सकते हैं और वो मैदान में होंगे तो मुझे लगता है नुकसान भी नहीं होगा। जिस तरह से हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट मिले।
हालांकि बीजेपी को ये अंदेशा था कि शिवराज सिंह लगातार सीएम रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी है जैसा माहौल था, तो उन्होंने कुछ अपने कदम पीछे हटाए थे, चेहरा घोषित नहीं किया था। लेकिन आप देखिए, भूलिए मत कि उनका नाम बीच में मोदी को जी को लेना पड़ा, चिट्ठी लिखना पड़ी, तो आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। जो भी बनेगा मुझे लगता है उसमें सहमति जरूर शिवराज सिंह चौहान की ली जाएगी। बिल्कुल, तो नायडू जी सहमति ली जाएगी, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है मुख्यमंत्री की, क्योंकि बीच चुनाव में जब टिकट घोषित नहीं होता है तब भी वो जनता के बीच में जाते हैं, टिकट घोषित होने के बाद वो ये पूछते हैं कि मामा को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाओगे क्या। फिर वो भोपाल में अब चुनाव जीतने के बाद वो कह देते हैं मैं रेस में नहीं ना दिल्ली जाऊँगा, और उसके बाद वो कह देते हैं मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूँ। और अब अगला कार्यक्रम उन्होंने तय कर लिया कि श्योपुर जाना, वहाँ की सारी सीटें 2 की 2 बीजेपी हारी है, बोले कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना है। तो ये जो संकेत है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमने देखा कि जो बाकी नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गौर साहब हमने देखा मुख्यमंत्री रहे, बाद में शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे, कैलाश जोशी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री रहे और बाद में सुंदरलाल पटवा के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, उसमें उनको कोई गुरेज नहीं था। गुरेज नहीं था ऐसा तो नहीं कह सकते अगर, हाँ, लेकिन अब चूंकि वो दोनों नहीं है इसलिए यही कह सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि शिवराज जी एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं इस पूरे परिदृश्य में जो मध्य प्रदेश, सारे मध्य प्रदेश में उनका जिनके की सॉर्ट भूमिका रही है, और अन्य लोगों के साथ में ये नहीं कहा जा सकता, इवन कैलाश विजयवर्गीय के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल के बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, या किसी के बारे में कह लें हम। अभी अकेले नरेंद्र सिंह तोमर किसी हद तक और प्रहलाद सिंह पटेल ऐसे हैं जिनकी अपनी दखल सब जगह है मध्य प्रदेश में पूरे। तो उस चीज़ को लेके हम लोग मतलब ये सोच सकते हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री बनना ही है और उसी वजन का, देखिए बीजेपी में तो वजन का भी कोई मायना नहीं रहता, लेकिन ये है कि जो सामान्य परिस्थितियों में सोच होती है, विश्लेषण होते हैं या कयास लगाए जाते हैं, वो उन्हीं संदर्भों को लेके बनाए जा सकते हैं जो उस वक्त उपलब्ध रहते हैं। देखिए जहाँ तक शिवराज सिंह जी का सवाल है, अगर उनको जाना पड़ो स्वाभाविक है, एक सीट यहाँ पे भी खाली होगी, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये है कि आज की परिस्थिति में लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ 4-5 महीने पहले क्या उनका यहाँ से वहाँ जाना मायने रखता है? अगर मायने रखता है तो इस स्थिति में रखेगा जब वहाँ कोई अच्छा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई अच्छा पद हासिल करते हैं और मध्य प्रदेश का दर्जा बढ़ाते हैं। अनेक मंत्री होते हैं, लेकिन ये है कि देखिए शिवराज जी जैसा तजुर्बेकार आदमी अगर वहाँ पहुँचता है और किसी अच्छे पद पे होता है तो उसका मध्य प्रदेश पे भी असर पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ का वोट बैंक जो है वो सिर्फ उनके यहाँ रहते ही काम करेगा, वो यहाँ आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक अन्य लोगों का सवाल है, उनकी दावेदारी जो है वो अनेक तरह से तोली जा सकती है, और अभी ये तुरंत कहना संभव नहीं होगा कि किस पे केंद्र की जिम्मेदारी सौंपी जा सके, केंद्र जिम्मेदारी सौंपता है। बिल्कुल, क्योंकि तो राजस्थान में हम देख रहे हैं जिन बाबा बालकनाथ का नाम तेजी से चल रहा था, अभी उनसे इस्तीफा नहीं दिलवाया गया। जी हाँ, देखिए एक चीज है, वो मेरे ख्याल से सिर्फ ये वसुंधरा को या तो केंद्रीय नेतृत्व की नजर में नीचा दिखाने की कोशिश थी, या ये संभव है कि तो कई बार एक सिक्का हवा में उछाल के देखा जाता है ना, रिएक्शन क्या आता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा इस तरह का नापतोल हो रही होगी। अभी जिस तरह का माहौल बना है उसमें मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से अनदेखा कर सकते हैं वसुंधरा जी को। तो बाबा बालकनाथ ठीक है, अगर दूसरे तो ये फैक्टर मध्य प्रदेश में भी लागू होगा फिर। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बात थी, मध्य प्रदेश में एक खास बात थी जो दोनों ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की लागू होती है। पहली 2-3 लिस्ट में इन लोगों के नाम नहीं थे, ना वसुंधरा का था ना शिवराज जी का था, लेकिन इस बात का एहसास किया गया कि नहीं भाई इनको पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। तो ये बात थी, और कि उनको लेना तो था, लेकिन ये था कि और उनके समर्थकों को पर्याप्त टिकट दिए गए, फिर ये भी रहा, हमने देखा है। ये बात भी सही है। तो कुल मिला के अभी बहुत संतुलन बनाने के लिए प्रयास किया गया और कामयाबी के साथ में किया गया। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि परिवर्तन की गुंजाइश अभी है मध्य प्रदेश में, और अगर होती भी है, नहीं भी होता है तो कोई ऐसी ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। लेकिन मुझे जिस तरह के जो मतलब मेरा मन कहता है कि कुछ परिवर्तन की संभावना है यहाँ मध्य प्रदेश में।
तो ब्रजेश जी, परिवर्तन की संभावना, और एक संभावना ये भी कि हो सकता है गुजरात की तरह एकदम नया चेहरे, पूरा एकदम नया मंत्रिमंडल, क्योंकि अब 23 का चुनाव उन्होंने जीत लिया है, लेकिन अब नज़र 28 के लिए तैयारियां होंगी कि उस समय नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि 5 साल का वक्त उसको मिलेगा जो भी नेतृत्व करेगा। या ये संभावना भी है कि जो बाकी नए लोग, पूरे नए मंत्रिमंडल में एक अनुभवी आदमी को बैठा दिया जाए उनके, और बाद में वो अपने हिसाब से उसकी तैयारी कराए, और आगे पीछे फिर गुंजाइश देख के बदलाव हो सकता है, क्योंकि भाजपा में कुछ भी कभी भी संभव है। देखिए मनोज जी, कुछ भी संभव है, कभी भी संभव है, और जिस तरह से नया नेतृत्व कर रहा है संभावना इसकी भी है, लेकिन गुजरात से तुलना मध्य प्रदेश की नहीं हो सकती। गुजरात में 2 ही बड़े लीडर हैं, जिसको भी बैठा देंगे उन्हीं के नाम पर गुजरात में लोग वोट देते हैं। वो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जो रणनीतिक है, मोदी के नाम पर वहाँ वोट मिलते हैं। तो वहाँ सीएम का फेस कोई मायने नहीं रखता मनोज जी। आप देखिए वो चुनाव से पहले बदल देते हैं, 2-2 3-3 बार बदल लेकिन देते हैं। यहाँ आप देखिए ना कि जितने नेता हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि जीत का श्रेय जो है, हम सब जानते हैं कि शिवराज का भी योगदान है, लाडली बहना के भी, लोग नहीं कह रहे हैं मोदी की लोकप्रियता, और तीनों राज्यों से कंपेयर कर रहे हैं कि राजस्थान में तो कोई नहीं था, वहाँ जीते हैं, छत्तीसगढ़ में जीते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि वहाँ मेहतारी योजना के तहत फार्म भराए गए थे। बिल्कुल। देखिए मोदी जी की लोकप्रियता में कोई वो नहीं है कि उनकी लोकप्रियता की वजह से जो जीत हुई, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान को आप बिल्कुल ना खारिज कर दोगे, नजरअंदाज कर दोगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप ये बताइए कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा मध्य प्रदेश में जो नायडू जी भी कह रहे हैं, कौन सा ऐसा चेहरा है जो पूरे प्रदेश में वो काम कर सकता है जो शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं? कौन कह रहा है कि यदि जनता में वो ऊब होती तो निश्चित तौर पर हमने 2018 में भी देखा है, 2023 में भी हमने फील्ड में देखा है कि जनता नहीं कह रही थी, मतदाता नहीं कह रहा था, आम आदमी नहीं कह रहा था कि शिवराज सिंह चौहान से ऊब गए हैं या फेस बदलना चाहिए। ये जो माहौल था मनोज जी, वो कार्यकर्ताओं में था, नेताओं के समर्थकों में था कि यार शिवराज जी। तो ये इसको आप पूरा माहौल मत समझिए, और पार्टी असली बात जानती है। मोदी जी को श्रेय निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता देगा आज की तारीख में। यदि जीत जाते मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो श्रेय किसको मिलता? निश्चित तौर पर राहुल गांधी को मिलता, प्रियंका वाड्रा को मिलता मनोज जी। तो श्रेय तो मिलता ही है जो लीडर होता है उसको, लेकिन असफलता का कई बार हम देखते हैं कि ठीकरा फोड़ा जाता है। कमलनाथ जी ने असफलता की जिम्मेदारी ली क्या, या राहुल गांधी ने ली कि मेरी वजह से? वो कह रहे हैं ईवीएम की वजह से हम हार गए। तो वो अलग एक परिस्थिति है, लेकिन हकीकत राजनेता भी जानते हैं 5 राज्यों में उनको 10 लाख वोट ज्यादा मिला बीजेपी से, उसी ईवीएम से। ये हकीकत है कि असलियत तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है, उसके बड़े नेता भी जानते हैं, निर्णायक मंडल के लोग भी जानते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये नजरअंदाज करना होता है। जिस पे हम कयास लगा रहे हैं, मुझे लगता है कल सीन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल संसदीय दल की बैठक होगी और उसमें निश्चित तौर पर मोहर लग जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि जो जिस दौर की भाजपा है उसमें कयास तो लगाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ये हम कह सकते हैं ये हिमाकत हमने की है या हिम्मत दिखाई है। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद नायडू जी आपका। तो निश्चित तौर पर इस्तीफों की जड़ी और तैयारी बड़ी है, लेकिन क्या जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनकी लॉटरी लगेगी, उनको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, या कोई नया नेतृत्व आएगा, या शिवराज सिंह कंटिन्यू करेंगे? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। वोटर के मन में भी है, मध्य प्रदेश के लोगों के मन में भी है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में भी है, और विपक्षी कांग्रेस के मन में भी होगा कि अब 2023 में मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथ होगी। और जो लोग चुनाव जीत के आए बड़ी उम्मीदों से कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बनेंगे, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो भी कई सारे कयास लगा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि अब कुहासा छटने वाला है और बीजेपी के संसदीय बोर्ड की जो दल की बैठक होगी उसमें सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, तो हमारी नज़र भी अब उसी पर होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।